हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की वीडियोस में हम चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रीड करने वाले हैं। ठीक है, इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और जो लास्ट वीडियो होगा हमारे इस चैप्टर का, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, यानी कि मैं आपको पूरे नोट्स इसके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको रीड करके समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको बेसिक क्या दी गई है। तो देखो, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो हम खाना या फिर आप कह लो कि जो हम फसल उगाते हैं और उसको फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, है ना, उसको रखते कहाँ है, उसको फिर लोगों तक पहुँचाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। मेन है कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, अनाज को हम उगाते कैसे हैं। ठीक है, तो पहेली एंड बूझो स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, स्लो, प्लफ एटसेट्रा in the field. यानी पहली और बूझो अपने अंकल के घर गए थे जो कि एक फार्मर हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, सिकल, स्लो, प्लफ, इस टाइप से कुछ औजार देखे। अब इन टूल्स का काम क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। ये बूझो सोचता है अपने दिमाग में कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? यानी कि आपने पहले ही पढ़ रखा है पिछले क्लासेस में, क्लास 6 में, 7 में, कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना अपने अंदर ही बना लेते हैं। सिंथेसिस देयर ऑन फूड का मतलब है कि वो खुद अपने अंदर प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इनको दूसरे से उनका खाना चाहिए रहता है, जैसे प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स को ये खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको फूड मिलता कहाँ से है, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर और उसके आगे और बताया गया है कि यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। यानी कि जो एनर्जी उनको मिलता है खाने से, उसको हम हमारे ऑर्गेनिज्म जो है ना शरीर में, वो अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। डाइजेशन करने के लिए यूज़ करेंगे, सांस लेने के लिए भी वो जो एनर्जी मिलता है हम लोग उसको भी सांस लेने में भी यूज़ करते हैं, एक्सक्रीट करने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दी गई थी जिनका खाना में यूज़ होता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। यानी कि चूंकि अब हम सभी को खाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि पापा खाना खा लिए तो बेटे का पेट भर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, सभी को खाना चाहिए। तो पूरे हमारे कंट्री में देखो बहुत सारे लोग हैं। जब 2011 में हुआ था सर्वे तो लगभग 121 करोड़ लोग थे, अभी तो और ज़्यादा हो गए होंगे पॉपुलेशन। तो इतने ज़्यादा लोगों को खाना कैसे मिलता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में यहाँ पर हमको बताया गया है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि जो फूड होगा उसको हम लोग को बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अब आ जाते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। टिल 1000 BCE, देखो BCE का मतलब भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये वैसे तो हिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर आपके लिए जरूरी है जानना। बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है BCE को। इसका मतलब होता है कि जो हमारे जीसस क्रिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था ना, तो उससे 1000 वर्ष पहले, सॉरी 10,000 दिया यहाँ पर, 10,000 साल पहले की बात है कि जब उनका जन्म हुआ था उससे 10,000 पहले क्या होता था। पीपल वेयर नोमैडिक, दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। यानी कि जो पीपल तो लोग थे ना, नोमैडिक थे, घूमते रहते थे, घुमंतु उनको कहा जाता था। यानी कि वो खाना के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे यहाँ पर मान लो अभी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में खाना खत्म हो गया, एनिमल्स को उन्होंने पूरा खा गए, है ना, जो खाने लायक एनिमल्स वगैरह थे, जो पेड़ पौधों को पूरा खत्म कर दिए, फिर वो क्या करते थे, थोड़े आगे चल जाते थे। यानी छोटे छोटे जगह, मतलब छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा जगह बता दे रहा हूँ, एक शहर से कह लो आप कि एक शहर जितनी बड़ी जगह में रहते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इस तरीके से घूम घूम कर खाते थे। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे फिर क्या हुए, ये सब वीट वगैरह जगाना शुरू किए, राइस वगैरह का। वहीं से क्या कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ, कृषि का स्टार्ट हुआ। ठीक, अब देखो क्रॉप क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ जहाँ पर ब्लैक ब्लैक है ना उसको आप डिटेल में समझना। When plant of same kind are cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. यानी कि जब एक ही तरह का सेम काइंड का प्लांट लंबे इलाके में, बहुत ही बड़े एरिया में जब लगाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहा जा रहा है कि वहाँ पर खेती किसकी हुई है, फसल किसकी है, तो फसल है गेहूं की, वीट की। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जितने भी प्लांट्स हैं ना उस खेत में, वो सभी क्या होंगे, वीट के ही होंगे, पूरे के पूरे प्लांट्स।
ठीक है। चलिए जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो आसानी से रीड करके कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। यानी कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सीरियल्स यानी कि अनाज होता है, तो कुछ वेजिटेबल होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं। उनको उनके सीज़न के टाइप से हम उसको अलग अलग करते हैं कि कोई अगर गर्मी के मौसम में हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, कोई अगर है ना विंटर के मौसम में हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा। मेन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। देखो खरीफ क्रॉप किसको कहा जाता है, तो द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यानी कि ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जिनको रेनी सीजन में लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खरीफ क्रॉप जो है ना वो कब से कब तक लगाए जाते हैं। तो ये डेट आप याद रखना कि जून से सितंबर तक लगाया जाता है, बिकॉज जून और सितंबर के बीच में ही मैक्सिमम रेनी सीजन इंडिया में रहता है। ठीक है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब जो चीज़ दी गई यहाँ पर ये सभी क्या है, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से रबी क्रॉप्स होते हैं। दो टाइप के मेन क्रॉप्स होते हैं, एक तो खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप। खरीफ आपने बारे में समझा कि वो जून से सितंबर के बीच में लगाया जाता है और वो रेनी सीजन में होता है। रबी जो होता है वो होता है विंटर सीजन में। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, वो सितंबर तक खत्म हो गया था, ये अक्टूबर से मार्च तक चलता है और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, समर आ जाता है। ठीक है, तो ये अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। यानी कि इसके अलावा बहुत सारे जो सब्जियां होती हैं उनको हम लोग अलग अलग जगह पर समर के टाइम पे भी लगते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये रबी और खरीफ जो है ना थोड़ा सा अपने दिमाग में जरूर फिट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप को लगाने के लिए अब बेसिक कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ या फिर आप तरीके कह लो सिंपल लैंग्वेज में, वो अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखो बूझो क्या पूछ रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन। यानी कि जो पैडी होता है, धान की खेती जिसको हम लोग कहते हैं, वो विंटर के सीजन में क्यों नहीं होता है। तो फिर पहली क्या बताती बूझो को कि पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। यानी कि जो पैडी होता है ना धान, उसे बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए उसे केवल रेनी सीजन में लगाया जाता है ताकि पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कहाँ पर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रीड कर दूँ आपको। देखो जो प्लांट्स हैं यहीं पर, ये जो मेन टॉपिक दिए गए हैं ना इसके बारे में समझो, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है, यहाँ से इसको रीड करो आप। दीज एक्टिविटीज़, लास्ट जो लाइन है ना कल्टिव, चलो उस पर रीड कर देता हूँ मैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your houses. यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से एक फार्मर क्या करता है, खेती करता है। ठीक है, यानी कि बहुत सी चीज़ें उस खेती में, एक बार एक फसल को लगाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। आप गार्डनर को भी देखोगे या फिर अगर आप खुद घर में भी अगर कोई ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी अगर कुछ पौधा वगैरह लगा रहे हो, सजाने वाला प्लांट जैसे होते हैं, तो वो अगर भी आप लगाओगे ना तो भी आप उन चीज़ों को यूज़ ज़रूर करोगे जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। यानी कि यही जो चीज़ें हैं वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती हैं, जो कि इस तरीके से होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, उसके बाद सोइंग होता है। सोइंग का मतलब होता है कि वही बीज वगैरह को लगाना। फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक वगैरह को हम लोग डालते हैं ज़मीन में। उसके बाद फिर इरीगेशन होता है, ठीक है, यानी कि पानी वगैरह डाला जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, यानी कि जो खराब घास वगैरह निकल जाते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे बचाया जाता है। फिर हार्वेस्टिंग किया जाता है और फिर स्टोरेज। ठीक है, हार्वेस्टिंग यानी वही फसल को काट करके जमा करना, काटना और फिर स्टोरेज यानी कि फसल को रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो होती हैं वो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक यूज़ की जाती हैं। अब आपको पहला जो पॉइंट है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसमें, ताकि हम क्रॉप लगा सकें, वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर कर सकें, कृषि कर सकें। तो देखो स्टार्ट करते हैं। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil to and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily. Even
व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। देखो क्या बोला जा रहा है कि ये होता क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मिट्टी को ना लूज किया जाता है, यानी कि उसको जैसे हम लोग नॉर्मल पैर में चलना, आप मिट्टी में चलना तो वो एकदम टाइट रहता है, तो उसको कोड़ कोड़ करके ना, है ना, वहाँ पर प्लफ करके उससे मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम बनाया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो ज़मीन के अंदर अगर ज़्यादा अंदर भी जाएंगे तो भी वो क्या करेंगे, वहाँ पर सांस ईजिली ले पाएंगे, और एकदम पैक रहेगा तो वहाँ पर वो उनको रेस्पिरेट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब ये सांस क्या होता है, क्योंकि वो हम तो जानते हैं कि वो सांस लेते नहीं है, वो तो अपने पत्तों सांस लेते हैं। तो अब ये सांस के बारे में आप आगे समझोगे। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर turn and lose the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosed? यानी कि देखो, यानी कि जो सॉइल लूज किया जाता है, ठीक है, उसको कोड़ कोड़ कर जब हम लोग उसको मुलायम कर देते हैं, ठीक है, उथल पुथल कर देते हैं सॉइल को, तो वहाँ पर जो अर्थ वॉर्म होते हैं यानी कि जोंक वगैरह, उसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है, छोटे छोटे जो है ना राइजोबियम वगैरह जैसे, जो कि नाइट्रोजन को ज़मीन में ले जाते हैं, तो वो सब जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो क्या हैं, तो वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि फार्मर का फ्रेंड किस एनिमल को कहा जाता है, तो जो जोंक वगैरह है ना अर्थ वॉर्म, उसे फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसलिए मैंने यहाँ पर रीड किया है। तो ये क्या करते हैं कि ज़मीन को लूज़ और ज़्यादा लूज़ कर देते हैं अंदर से कोड़ कोड़ करके, और उसमें ह्यूमस पैदा कर देते हैं, जिससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्या ग्रो करने में। ठीक है, लेकिन अब उनको लूज़ करना क्यों ज़रूरी है ज़मीन को, ये भी समझो आप कि यहाँ पर हम लोग लूज़ तो कर दे रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअल में लूज़ क्यों किया जा रहा है। तो you have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and sun living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. यानी कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो प्लांट ज़मीन होता है, सॉइल मिट्टी होता है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स के लिए पहले से ही मिनरल्स वगैरह रहते हैं, एयर रहता है, वाटर रहता है, ये सब चीज़ें पहले से रहती है। उसके अलावा जो उसमें ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनका भी क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट उनके बॉडी से निकलता है ना, वो मिट्टी में दोबारा से मिल जाता है, और उसी एनर्जी का यूज़ दोबारा से प्लांट्स करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrient। यानी कि एकदम ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आखिर हम सॉइल को प्लफ करते क्यों, कोड़ते क्यों, वहाँ पर हम मिट्टी को लूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, जो मिट्टी की केवल ऊपर की मृदा, जैसे हम लोग ज़मीन में चलते हैं ना, इस तरीके से मान लो मिट्टी है बहुत नीचे तक, ठीक है, तो जो ऊपर का इलाका है ना मिट्टी का, केवल वहीं पर क्या है, मेन जो फसल का जो जड़ रहता है वो केवल ऊपर तक ही रहता है, ज़्यादा वो फसल का जड़ नीचे नहीं आता है। पेड़ वगैरह थोड़ी, वो तो छोटे छोटे क्रॉप हैं। तो जो ऊपर में इलाका है वहाँ पर क्या होगा ना कि जब दूसरे जो क्या बोल सकते हो आप, क्या पढ़े अभी हमने, जो वाटर वगैरह है या फिर जो भी एनर्जी वाली चीज़ें हैं जो पौधों को चाहिए, वो ज़मीन के नीचे भी चली जाती हैं धीरे धीरे। तो जब हम लोग पूरे मिट्टी को प्लफ करेंगे, पूरा कोड़ेंगे, तो नीचे से वही जो एनर्जी रहेगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लांट्स यहाँ ऊपर वाले ही, जब उनका जहाँ तक रूट पहुँचे रहेगा, वहीं से उस एनर्जी का वो यूज़ कर सकेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का वो यूज़ कर सकेंगे। क्लियर है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी को प्लफ किया जाता है ताकि नीचे का जो एनर्जी है ना वो सभी भी ऊपर आ सके। चलो, तो यहाँ पर ये होता है कंप्लीट मेन टॉपिक। अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि टिलिंग प्लफिंग क्या कहा जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जो मैं प्लफ यूज़ कर रहा था वर्ड ना, वो यही है, यानी कि जो सॉइल को लूज़ करना, ठीक है, और टर्न करना सॉइल को, यही क्या कहलाता है, टिलिंग कहलाता है या फिर प्लफिंग। आप प्लफिंग याद रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आगे भी ज़्यादातर प्लफिंग वर्ड यूज़ होगा आपके लिए। दिस इज डन बाई यूजिंग ए प्लफ। Pluff are made of wood and iron. If the soil is very dry, it may need watering before pluffing. The pluff field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leavening the field is beneficial for sowing as well एज फॉर इरीगेशन। यानी कि वही चीज़ दिया गया है कि जो प्लफ किया जाता है, ज़मीन को कोड़ा जाता है, वो किससे किया जाता है, तो ये कुदारी से कोड़ा जाता है, जिसको हम लोग प्लफ ही कहते हैं। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देखोगे, ये वाला, ठीक है, हल इसको कहते हैं, सॉरी कुदारी बोल रहा था मैंने, इसे हल कहते हैं। यही क्या करता है, मिट्टी को अच्छे से कोड़ता है। इसे कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे ये वाला जो हमारा है ना, एक सेकेंड कट हो जाए ये सब, ये जो होता है बीम कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा ये प्लफ सेल्ट, ये वाला जो है हमारा,
ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है हमारा प्लफ स्टेयर कहलाता है, जो मेन रहता है, जिससे ये जो होता है ना मिट्टी को कोड़ता है। ये क्या करते हैं, जो बैल होते हैं उनके सर में यानी गर्दन में इसको अटका दिया जाता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं बैल, और ये जो हमारे प्लफ रहता है वो ज़मीन को कोड़ते जाता है। ये पहले ज़माने में किया जाता था, लेकिन अब इसके अलावा ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, जो आप आगे पढ़ोगे। तो देखो ये हो गया प्लफ के बारे में यूज़, ठीक है। ये मतलब कि हमको कुछ इंप्लीमेंट के बारे में दिए गए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इंप्लीमेंट मतलब औजार वगैरह, ठीक है, जो औजार हम यूज़ करते हैं ना उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो प्लफ के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, उसी के बारे में यहाँ पर और डिटेल में दिया हुआ है, इसका फोटो वगैरह के लिए। उसके बाद एक होता है हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, यानी कि एक सिंपल सा टूल होता है, इस तरीके से इसको हो बोला जाता है। ये क्या यूज़ किया जाता है, तो ये भी प्लफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा कोड़ने वगैरह के लिए। उसके अलावा जो ज़मीन में इसको कुदारी भी हम लोग बोलते हैं, आप लकड़ी की कुदारी भी देखना, जो नॉर्मल कुदारी रहता है ना उसी टाइप से ये रहता है, ठीक है। तो इसका यूज़, उसके अलावा जो घास वगैरह उग जाते हैं ना, एक्स्ट्रा घास जिसका फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्रॉप को जो नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसको हटाने के लिए भी इसका किया जाता है यूज़, ठीक है। इसके भी कुछ पार्ट्स के बारे में दिया गया, जैसे ये ग्रिप होता है, एक हैंडल उसमें दिया रहता है, बीम और रॉड होते हैं। तो ये जो बीम वगैरह है ना, ये वही गाय तो नहीं, बैल में फंसा दिया जाता है गर्दन में, और ये फिर बैल जब आगे चलते जाता है तो ये वाला जो इसका एरिया है ये वाला, ठीक है, ये धीरे धीरे उसको खींचते चला जाता है, और खींचते खींचते फिर पूरा जितने भी घास वगैरह है ना वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये सब अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, मेनली अब यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या रहता है, जो ट्रैक्टर के पीछे आप देखना बहुत बार इस तरीके से लगा हुआ रहता है ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। इससे टाइम भी बचता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी बचती है, ठीक है। आपकी भी एनर्जी बचेगी, एनिमल्स की भी एनर्जी बचेगी, और सबसे जो मेन काम है वो टाइम बचता है हमारा। इससे क्या होता है, प्लफिंग हो जाता है बहुत आसानी से, ट्रैक्टर चलते जाता है खेत में, और पीछे जो ये लगी रहती है हुक टाइप से, ये पूरे मिट्टी को अच्छे से प्लफ कर देती है, लूज़ कर देती है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक था वो था प्लफिंग, ठीक है, यानी कि मिट्टी को स्टार्ट करना, उसको मिट्टी का प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यही दिया था ना, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होने लगा है, तो इसी तरह से हम लोग 2-3 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें हम लोग सोइंग के बारे में जानेंगे, एडिंग मैन्योर के बारे में जानेंगे, इरिगेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 2-3 वीडियो रहेंगे, और लास्ट वाला वीडियो मैंने आपको शुरू में बता दिया क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो दूसरा वीडियो उसका आपको ढूंढ के परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ के मैंने लिंक दे दिए हैं। ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना ना, तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हो आप, आपके सामने 2 विंडो ओपन होंगे, लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।